ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड वी हैव सेक्शन 359, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोविजन आई मस्ट से, प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है, मेंस का भी क्वेश्चन बनेगा आपका। इट रिलेट्स टू कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस से पहले जान लेते हैं कि दो तरीके के ऑफेंसेस हो सकते हैं कंपाउंडिंग को लेकर। एक को बोलते हैं हम कंपाउंडेबल ऑफेंस, दूसरे को बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। जिसमें कंपाउंडिंग हो सकता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस, जिसमें कंपाउंडिंग नहीं हो सकती उनको बोलेंगे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब क्या है? मतलब है कॉम्प्रोमाइज होना दोनों पार्टीज के। यहां विक्टिम कंप्लेनेंट ये चूज करता है कि मैं अक्यूज्ड को पार्डन करता हूं, क्षमा करता हूं, और कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है, विक्टिम कंप्लेनेंट रिक्वेस्ट करता है कोर्ट को टू एक्सोनरेट द अक्यूज्ड फ्रॉम ऑल द चार्जेस। विक्टिम कंप्लेनेंट क्या करेंगे, अक्यूज्ड को क्षमा कर देंगे और कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको सारे चार्जेस से एक्सोनरेट किया जाए, मुक्त किया जाए। और ऐसे में कोर्ट जो है एक्सोनरेट करते हुए उसको एक्विट कर देगा। क्या करेगा, एक्विट करेगा, एक्विटल, डिस्चार्ज नहीं, एक्विटल करेगा, दोष मुक्त करेगा। अब बात आती है क्या ये हर अपराध के लिए किया जा सकता है? द आंसर इज नो। ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी डन इन ऑल द ऑफेंसेस। इसीलिए कैटेगरी बनाई गई कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंड। जहां पर कंपाउंडिंग हो सकती है, जहां पर विक्टिम कंप्लेनेंट ऐसा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। और दूसरे ऑफेंसेस जिनमें ऐसा नहीं हो सकता उनको बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की लिस्ट जो है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ 359 में दी है। पहले ये 320 ऑफ सीआरपीसी हुआ करता था, नाउ इट इज 359। तो बताया कि लिस्ट दे रखी है कितने ऑफेंसेस की, दो कैटेगरीज में दिए गए हैं। सबसेक्शन 1 में भी ऑफेंसेस है कंपाउंडेबल, सबसेक्शन 2 में भी। अब इसके अलावा जो बचते हैं वो सारे के सारे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं। इसके अलावा जो बच गए वो कौन से हैं? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं। ये कंपाउंडेबल हैं जो यहां लिखे हैं, बाकी इसके अलावा जो बच जाते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अच्छा, मुझे ये तो पता लगा कि कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल दो कैटेगरीज होती हैं, बहुत बढ़िया। कंपाउंडेबल यहां दिए गए हैं, नॉन कंपाउंडेबल नहीं दिए गए हैं, बिल्कुल बात समझ में आती है। अब ये कंपाउंडेबल में भी कुछ सबसेक्शन 1 में दिए गए हैं, कुछ सबसेक्शन 2 में दिए गए हैं। भाई ऐसा क्यों करा गया है? तो उसका रीजन बड़ा आसान है। जहां पर कंपाउंडिंग आप बिना कोर्ट की कंसेंट के कर सकते हैं, बिना कोर्ट के कंसेंट के आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं, वो ऑफेंसेस दिए हैं सबसेक्शन 1 में। और जहां पर कंपाउंडिंग करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आपको कोर्ट की कंसेंट की जरूरत लगेगी, कोर्ट की कंसेंट की जरूरत लगेगी, वो ऑफेंसेस को लिस्ट करा गया है सबसेक्शन 2 के अंदर। वेल एंड गुड, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ व्हाई दीज 3 कॉलम्स आर रिटन हियर? ये 3 कॉलम क्यों लिखेंगे आज, चाहे आप सबसेक्शन 1 में देखें चाहे सबसेक्शन 2 में देखें। तो सबसेक्शन 1 के अंदर जो 3 कॉलम लिखे हैं, सबसेक्शन 2 के अंदर जो 3 कॉलम्स लिखे हैं, उसमें जो फर्स्ट कॉलम है वहां ऑफेंस का नाम लिखा है। सबसेक्शन जो आपका कॉलम 2 है वहां पर आपका ऑफेंस का सेक्शन लिखा हुआ है, और जो कॉलम 3 है उसमें लिखा हुआ है कौन सा व्यक्ति कंपाउंड करेगा। तो मैंने बताया जनरली विक्टिम होता है, कंप्लेनेंट होता है, वो जो है कंपाउंडिंग करते हैं। जैसे कि आप देखिए जरा यहां पे, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 115 सबसेक्शन 2 पनिशेबल है। किसके द्वारा कंपाउंडिंग की जाएगी? द पर्सन टू हुम द हर्ट इज कॉज, जिसको हर्ट कॉज हुआ है वही कंपाउंडिंग करेगा। तो ये जो सबसेक्शन 1 में करे जा रहे हैं ये कोर्ट की कंसेंट के बिना कर लिए जाते हैं।
कोर्ट की कंसेंट की, कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। द ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन, अंडर द सेक्शंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता स्पेसिफाइड इन फर्स्ट टू कॉलम्स ऑफ द टेबल मे बी कंपाउंडेड बाय द पर्संस नेम्ड इन द थर्ड कॉलम। जिनका थर्ड कॉलम में नाम लिखा है उनके द्वारा कंपाउंडिंग की जाएगी। ठीक है, यहां पर कोर्ट की कंसेंट की जरूरत नहीं होती है, ये सारी लिस्ट दी गई। सब सेक्शन 2 को देखिए। द ऑफेंसेस अंडर द sections of भारतीय न्याय संहिता specified in first 2 columns next following with the permission of the court, before which the prosecution is pending, obvious सी बात है, may be compounded by the persons mentioned in third column। अभी भी जो थर्ड कॉलम में मेंशनड लोग हैं वही कंपाउंडिंग करेंगे, बट इट हैज टू बी डन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। जैसे एग्जांपल देखिए जरा, वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवस हर्ट, ग्रीवस हर्ट कॉज किया, तो ग्रीवस हर्ट कॉज 117 सबसेक्शन 2, द पर्सन टू हुम द हर्ट इज कॉज। ग्रीवस हर्ट एक थोड़ा सा और ग्रेव ऑफेंस हो गया, तो ऐसे में पहले कोर्ट की परमिशन लगेगी, उसके बाद ही कंपाउंडिंग की जाएगी। कंपाउंडिंग लेकिन इसी व्यक्ति के द्वारा की जाएगी जिस व्यक्ति को हर्ट कॉज हुआ है, जिसका थर्ड कॉलम में नाम लिखा हुआ है। इज देयर एनी डाउट अबाउट इट, बताइए जरा। नाउ द क्वेश्चन कम्स, किस कोर्ट के सामने ये कंपाउंडिंग की जा सकती है? तो अभी तो बताया जहां प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, लेकिन क्या केवल वही केस वही कोर्ट कर सकता है? जो अपीलेट कोर्ट है, रिवीजनल कोर्ट है, वो भी कंपाउंडिंग कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स, कब कंपाउंडिंग करी जाएगी? एट विच स्टेज द कंपाउंडिंग इज डन? इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं, अभी तो केस ही नहीं आया है, कंपाउंडिंग कैसे कर लो, आने तो दो कोर्ट के सामने। तो कमिटमेंट के पहले जो है कंपाउंडिंग कर सकते हैं। केस कमिट होने वाला है ट्रायल के लिए, उसके पहले कंपाउंडिंग हो सकती है। ट्रायल की किसी भी स्टेज पर कर सकते हैं, और मैंने बताया अपीलेट कोर्ट, रिवीजन कोर्ट भी, अपीलेट कोर्ट और रिवीजनल कोर्ट भी कंपाउंडिंग कर सकते हैं, मतलब अपील के दौरान और रिवीजन के दौरान भी कंपाउंडिंग की जा सकती है। तो बिफोर कमिटल, ड्यूरिंग ट्रायल एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल, ड्यूरिंग अपील और ड्यूरिंग रिवीजन आप जो है कंपाउंडिंग कर सकते हैं। वेल एंड गुड, काफी सारी बातें मेरे समझ से आपको समझ में आ गई होंगी इससे। अब मान लीजिए ये तो आपने ऑफेंसेस बता दिए कि इन ऑफेंसेस का कंपाउंडिंग हो सकती है। अब इन्हीं ऑफेंस का अगर कोई अबिटमेंट करता है या कोई अक्यूज्ड है, उसके ऊपर आरोप लगा है इस ऑफेंस के अटेम्प्ट का, आपने तो बोला वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट कैन बी कंपाउंडेड बाय द पर्सन टू हुम द हर्ट इज कॉज्ड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। इतनी बात आपने बोल दी, आपने 359 सबसेक्शन 2 देखा और इतनी बात आपने बोल दी। Now the question comes before the court is that the person is charged with attempt to cause grievous hurt। ग्रीवस हर्ट का अटेम्प्ट का केस उसके ऊपर लगा हुआ है, क्या इसका कंपाउंडिंग हो सकती है? तो इसके रिगार्डिंग सबसेक्शन 3 प्रोवाइड करता है कि अगर कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल है, अगर कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल है तो उसका अबेटमेंट और अटेम्प्ट भी कंपाउंडेबल होता है। और साथ ही साथ जो व्यक्ति उसके साथ कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए पनिशेबल हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट या कॉमन इंटेंशन की वजह से लायबल हैं, वो भी लाइक मैनर में कंपाउंड किए जा सकते हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन, भाई दो लोगों ने प्लान बनाया, कॉमन इंटेंशन फॉर्मुलेट किया, प्री मीटिंग ऑफ माइंड हुआ, या अनलॉफुल असेंबली में आए, कॉमन ऑब्जेक्ट अचीव किया, उसके बाद में ऑफेंस कमिट किया, तो एक की कंपाउंडिंग हो सकती है, तो बाकी की भी कंपाउंडिंग। अबिटमेंट, जिसने अपराध किया उस अपराधी को आप क्या कर रहे हैं, उस अपराध के लिए कंपाउंड कर रहे हैं, तो जिसने अबिटमेंट किया था उसका भी क्या करेंगे आप, कंपाउंडिंग करेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट, बताइए जरा भाई। ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, इफ द ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, its abatement, its attempt is also compoundable, and if any person is liable under subsection 3 subsection 5 common intention, section 190 of BNS common object, then such person can also be compounded in the like manner।
इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू और नॉट? बताइए जरा, बात समझ आई या नहीं? बहुत बढ़िया। अब अगर कोई व्यक्ति कंपाउंड कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा जरा, इफ एनी पर्सन इज empowered और हैज पावर टू कंपाउंड द केस, और वो व्यक्ति या तो चाइल्ड है 18 साल से नीचे का, अनसाउंड माइंड है, अगर वो व्यक्ति क्या है, चाइल्ड है, अनसाउंड माइंड है, तो फिर ऐसे केस में कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा जरा, एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज बिहाफ, जो उसके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, उसके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, वो कोर्ट की परमिशन के साथ कंपाउंड कर सकता है ऑफेंसेस। अब देखो, जो सबसेक्शन 1 में थे वहां भी परमिशन लेनी पड़ेगी सबसेक्शन 4 में, और जो सबसेक्शन 2 में आ रहे हैं वहां पर भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट। इतनी बात में क्या कोई डाउट है? अगर वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट था, अगर वो कॉम्पिटेंट होता तो वो कंपाउंड कर सकता था, लेकिन क्योंकि वो चाइल्ड है, अनसाउंड माइंड है, तो ऐसे केस में कोई भी व्यक्ति उसके बिहाफ में जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिसके पास पावर कॉन्ट्रैक्ट करने की है, इट इज टू बी नोटेड, कॉन्ट्रैक्ट करने की अगर पावर है, तो फिर वो जो है उस व्यक्ति के बिहाफ में कोर्ट की परमिशन से ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है। वेल एंड गुड। लेकिन वो व्यक्ति जो कंपाउंड करने की पावर रखता था, अगर वो मर चुका है, ही इज डेड, तब ऐसे केस में कौन? तो बोला गया ऐसे केस में उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कंपाउंड करेगा विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। अब यही बात याद रखनी है, अनसाउंड माइंड और चाइल्ड के लिए पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगर वो व्यक्ति मर चुका है जो कंपाउंड करने की पावर रखता था, ही इज डेड, भाई विक्टिम है, विक्टिम मर गया, विक्टिम इज नो मोर, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर वो कंपाउंड करने की पावर रखता था तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कोर्ट की परमिशन से कंपाउंड कर सकते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? ध्यान रखना है दोनों में डिस्टिंक्शन, चाइल्ड, अनसाउंड माइंड, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आता है एग्जाम में, यही पूछते हैं और डाउट क्रिएट होता है स्टूडेंट्स को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लगा दें क्या, वो भी तो वही है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है ना, ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो, इसलिए मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ, एग्जामिनर यही पूछे। चाइल्ड, अनसाउंड माइंड के लिए कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन कैन बी, कोई गार्जियन नहीं लिखा है, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं लिखा है एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज बिहाफ विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कैन कंपाउंड द ऑफेंस। डेड के लिए, अगर वो व्यक्ति मर चुका है, इज डेड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट कैन कंपाउंड सच ऑफेंस। इज दिस क्लियर और नॉट? कोई डाउट है क्या इसको लेकर के? बताइए, इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? कोई डाउट नहीं है क्या? अब देखिए जरा, व्हेन द अक्यूज हैज बीन कमिटेड फॉर ट्रायल और व्हेन ही हैज बीन कन्विक्टेड एंड एन अपील इज पेंडिंग। एक बार ट्रायल कमिट हो गया, बिफोर कमिटल तो कर ही सकते हैं आप, एक बार ट्रायल कमिट हो गया, या मान लीजिए अक्यूज कन्विक्ट हो गया और उसके बाद अपील पेंडिंग है, तो या तो सेशन कोर्ट पहुंच गया है केस या फिर अपीलेट कोर्ट पहुंच गया है, दोनों ही बातें हो रही हैं। मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमिटल हो गया तो कमिटल होकर के केस कहां पहुंचता है? सेशन ट्रायल। कन्विक्शन हो गया, अपील पेंडिंग है, मतलब कहां केस पहुंच गया? अपीलेट कोर्ट। दोनों ही केसेस में कोई भी कॉम्पोजिशन नहीं होगी, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, जहां पर केस कमिट है या जहां पर अपील पेंडिंग है, मतलब कमिटल कोर्ट और सेशन कोर्ट या अपीलेट कोर्ट के लीव के बाद ही ऑफेंस जो है कंपाउंड किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इज दिस क्लियर और नॉट? अब देखो जरा, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट को पावर दे दी। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट
acting in the exercise of power of revision under section 442 may allow any person to compound any such offense, such person is competent to compound under this section. वो भी अलाउ कर सकते हैं कौन? हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट रिवीजन की पावर को इस्तेमाल करते हुए। ये भी बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रिवीजनल कोर्ट जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अंडर रिवीजन, ड्यूरिंग रिवीजन। अपीलेट कोर्ट की बात मैंने आपको बताई दी है। नेक्स्ट, नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड इफ द अक्यूज बाय रीजन ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन लायबल टू एनहेंस्ड पनिशमेंट और टू अ पनिशमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड फॉर। अब मान लीजिए वो व्यक्ति जो है प्रीवियसली उसने एक ऑफेंस कमिट किया है और उस प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से अब वो इस अपराध के लिए ज़्यादा सजा पाएगा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं जब प्रीवियस कन्विक्शन की मैंने आपको की है। रेलेवेंट प्रोविजंस मैंने आपको बताए थे कि भाई कोई व्यक्ति बहुत बार क्या होता है, प्रीवियस कन्विक्शन के कारण एनहेंस्ड पनिशमेंट, जो पनिशमेंट नहीं होना चाहिए उस ऑफेंस, उसके लिए लायबल होता है। तो ऐसे केसेस में आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब कंपोजिशन का इफेक्ट क्या होगा, कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या होगा? तो बोला गया इट अमाउंट्स टू एक्विटल ऑफ अक्यूज्ड विथ हुम द ऑफेंस हैज बीन कंपाउंडेड। जिसके साथ ऑफेंस कंपाउंड किया गया है, जिस अक्यूज्ड के साथ में, उसका एक्विटल हो जाएगा। एक्विटल हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में, प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछा जाता है क्या होता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपराध नहीं किया, क्योंकि इसके रिगार्डिंग फाइंडिंग नहीं आ रही है वेदर यू हैव कमिटेड द क्राइम और नॉट। इफ द ऑफेंस इज बीइंग कंपाउंडेड अंडर सेक्शन 359 इट डज नॉट मीन दैट यू हैव नॉट कमिटेड द क्राइम। यहां पर जो आपका विक्टिम है ही चूजेस टू पार्डन यू। अब यहां पर वो पार्डन करते समय हो सकता है आपसे कुछ मॉनेटरी कंपनसेशन भी ले ले। जरूरी नहीं है कि कंपाउंडिंग के लिए कंपनसेशन चाहिए होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपाउंडिंग के लिए कंपनसेशन देना ही होता है। नहीं, ये तो अरेंजमेंट्स है, दे कैन बी मेड, ठीक है। चलिए जरा, नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्शन। भाई कंपाउंडिंग अगर करनी है, कॉम्पोजिशन अगर होना है, तो वो केवल और केवल इस सेक्शन के अंतर्गत किया जाएगा और कहीं नहीं। इज दिस क्लियर और नॉट? बताइए ज़रा, सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं? जो भी बातें मैंने आपको 359 में बताई, क्या उनको लेकर के आपके मन में कोई समस्या, कोई डाउट है? अब आपको लग रहा होगा ये लिस्ट तो बड़ी लंबी है, ये लिस्ट कैसे याद हो? तो मैं बताऊं, जनरली जो सबसेक्शन 1 में ऑफेंसेस हैं वो नहीं पूछे जाते हैं। जो सबसेक्शन 2 के ऑफेंसेस हैं, जो कोर्ट की परमिशन से किए जाते हैं, ये कभी कभी आपके एग्जाम में जो है प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। बाकी आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ से याद कर लीजिए आपके फर्स्ट सबसेक्शन से, कुछ एग्जाम्पल्स आप सबसेक्शन 2 से याद कर लीजिए, आपके मेंस में लिखने के काम में आ जाएं इसलिए। बाकी प्रीलिम्स में आपसे जनरली सबसेक्शन 1, अब बहुत एक्सेप्शनली कोई बिल्कुल आज ठान के आया हो घर से कि नहीं मैं तो ऐसा पेपर बनाऊंगा कि मुझे ही आ जाएं, स्टूडेंट्स को पूछ सकता है। बाकी सबसेक्शन 2 के जो ऑफेंसेस हैं, बहुत कम ऑफेंसेस हैं, उनको पूछा जाता है, ठीक है। देखो ज़रा, 4 ये हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बस 13 ऑफेंसेस तो आसानी से आप याद करते हो। और थोड़ा से ऑफेंसेस भी ऐसे हैं, थोड़े से ग्रेव हैं, ज़्यादा ग्रेव नहीं है। ज़्यादा ग्रेव होंगे तो वो कंपाउंडेबल ही नहीं होंगे, उनको हम नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ठीक है। इतनी बात क्या सभी को समझ में आ गई या नहीं आई, बताइए? ड्यूरिंग ट्रायल कहीं नहीं लिखा है, कभी भी कंपोजिशन की जा सकती है। देखो ना ज़रा, ऐसा लिखना क्या जरूरी होता है? कैन बी कंपाउंडेड बाय द पर्सन्स मेंशन्ड इन द 3rd कॉलम। के बाद यहाँ आओ, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कैन बी कंपाउंडेड ऑफेंसेस पेंडिंग। देखो जरा, इन विच द ऑफेंसेस पेंडिंग कंपाउंडेड बाय पर्सन्स इन द 3rd कॉलम एट एनी स्टेज यू कैन कंपाउंड। अब जहाँ ट्रायल हो रहा है वहीं तो कंपाउंड होगा, वहीं तो पेंडिंग होगा ऑफेंस, और कहाँ पेंडिंग होगा? और दूसरा कोर्ट थोड़ी ना करेगा कि ट्रायल आपका इंदौर के मजिस्ट्रेट
जेएमएफसी कोर्ट में पेंडिंग है और आप कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन हाई कोर्ट जबलपुर लगा रहे हो, ऐसा थोड़े करोगे। जहाँ कोर्ट चल रहा है, जहाँ वो ट्रायल चल रहा है, वहीं करोगे। ठीक है, आगे बढ़े। और कोई समस्या और कोई डाउट बताइए ज़रा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम?